नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हिमाचल जलवायु एवं भौगोलिक विविधता लिए हुए है। ये विविधता यहाँ के पेड़ पौधों फल फूलों में भी देखने को मिलती है। वर्तमान समय की जब हम परिस्थितियों की बात करते हैं तो ये विविधता हमारे पर्यावरण के लिए जहाँ लाभदायक है, वहीं हमारे कृषकों की आर्थिक समृद्धि में भी ये लाभदायक है। आज कार्यक्रम में हम एक ऐसे पौधे की बात करने वाले हैं जो सुगंधित है और साथ ही साथ वो किसानों के लिए उनकी आर्थिक समृद्धि का भी एक कारण बनता जा रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं चंदन की खेती के बारे में। चंदन का ये पौधा जहाँ खुशबू के लिए जाना जाता है, वहीं औषधीय गुणों और व्यापारिक महत्व के लिए भी ये जाना जाता है। किस प्रकार से इसकी खेती की जा सकती है, कैसे इससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और अपने अनुभवों के साथ, अपनी खेती के साथ किस तरह से चंदन की खेती की जाती है, इन सारे अनुभवों के साथ आज के हमारे मेहमान हैं। कार्यक्रम में आज हमारे साथ है एक सेवानिवृत्त शिक्षक और प्रगतिशील किसान कैलाश चंद भार्गव जी। कैलाश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार और डीडी हिमाचल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत दिनों से मैं अपने इस राज को कहूँ तो करोड़पति ग्रामीण हिमाचल के युवाओं को करोड़पति बनने का बहुत सरल और सस्ता उपाय बताने के लिए मैं व्यग्र था, लेकिन माध्यम इतना बड़ा माध्यम मुझे मिल गया। अगर आप मेरी बात को ध्यान से पकड़ सकें, सुन सकें, और बाद में भी मैं अपना रेफरेंस दूंगा आपको, बाद में मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, तो इस बात को कहने का अवसर मुझे दिया, तो मैं बहुत आभारी हूँ डीडी हिमाचल का। जी डॉक्टर, यहाँ हम बात कर रहे हैं भार्गव जी की किस तरह से हम चंदन की खेती कर सकते हैं, और जैसे आपने दर्शकों को पहले ही बता दिया है कि वो यदि इससे जुड़ना चाहते हैं तो वो बहुत इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप आने वाले समय में भी उन्हें अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि कैसे आपके मन में विचार आया कि हिमाचल में चंदन की खेती की जाए और कब से आपने इसकी शुरुआत की? जहाँ तक विचार की बात है, सन 1972 में जिलों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जी। ठाकुर लेखराम हमारे डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे नालागढ़ से, तो जिला सोलन, नालागढ़ जिला सोलन में बैठा, तो उन्होंने एक मंच पर कहा था, श्रोताओं में हम भी खड़े थे, कि जिला सोलन घासनियों का एक जिला बन गया, हमारा जो कैश क्रॉप का था वो सारा शिमला में चला गया। क्योंकि सोलन में तो किसी एरिया में थोड़ा सा चायल को छोड़ करके कहीं सेब नहीं होता था, कोई और कैश क्रॉप नहीं थी। तो उसी दिन से 72-73 से मतलब मेरे दिमाग में ये बात कौंधती रही कि हमारे पास ऐसी कौन सी क्रॉप हो जिसके किसानों को अच्छी आय हो सके। तो धीरे धीरे इस तरफ जानकारियाँ लेते लेते मुझे नॉन यूनिवर्सिटी का एक शोध जो 1996-97 में देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से उनको चंदन का बीज मिला। डॉक्टर खोसला हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने चंदन के कुछ पौधे तैयार किए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक चीज़ है जो हमारे जिला को बहुत आगे ले जा सकती है और बहुत सस्ते ढंग से ले जा सकती है। आपको जितने में से एक सेब का पौधा आता है उससे भी सस्ते में आपको चंदन की पौध उपलब्ध हो सकती है, आप खुद तैयार कर सकते हैं। तो प्राकृतिक रूप से भी हमें मिला। जी। जिला बिलासपुर में जहाँ हॉस्पिटल है शहर में ही, उसकी जो ढलान है वहाँ आप जो भी लोग बिलासपुर के रहने वाले हो तो जानते हैं, लेकिन जो बाहर से भी वहाँ जाते हैं वो देखते हैं वहाँ प्राकृतिक जंगल है। जी। तो कब से कैसे शुरू हुआ उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी पता नहीं है, लेकिन अर्की में लाडे की बाय नाम की एक नर्सरी है जो जिसका इतिहास मैंने पता किया, तो उसकी स्थापना हुई थी 1952 में। 1952 में जो पहले रेंजर वहाँ आए थे, उन्होंने कहीं से एक चंदन का पौधा वहाँ लगा दिया नर्सरी के सिरे पर, और वो पेड़ 52 का, आज सोच लो आप, लगभग 75 साल का हो चुका है, बहुत मोटा है। और उसके प्राकृतिक संवर्धन से पक्षी ले जाते, खा के बीट कर देते हैं, और उसके बैच फैलते फैलते वहाँ सैकड़ों बड़े पेड़ हो चुके हैं। जी।
तो ये दो जगह हमारे पास ऐसी है जहाँ 70-80-100 साल से चंदन की विरासत है। और वैज्ञानिकों ने नौणी में ये कहा कि जहाँ भी शीशम होता है, खैर होता है, वहाँ चंदन की संभावनाएं है, और ये सफ़ेद चंदन है। जी। तो हम अगर हिमाचल की बात करें तो क्या यहाँ पर सिर्फ सफेद चंदन ही होता है? जिस तरह से लाल चंदन, हम कई तरह के चंदन की बात सुनते हैं, तो यहाँ जिस जी, तरह की लाल चंदन जलवायु का मैंने परिस्थितियां। ट्रायल लिया। जी। मैंने खुद पनीरी दी थी और 100 पौधे अपनी घासनी में लगाए, लेकिन उनमें एक भी सरवाइव नहीं किया। जी। तो बाद में मैंने इसके जब अध्ययन किया पुस्तकों में और इधर उधर से रिसर्च किया, तो ये सामने आया कि ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेने वाला पौधा है नदियों के किनारे और ख़ासकर समुद्र तटों के। वैसे भी भारत में समुद्र के तटीय जो भाग है वहाँ लाल चंदन ज़्यादा होता है। जी। हमारे यहाँ शुष्क क्षेत्र है, शुष्कता में लाल कामयाब नहीं है, सफ़ेद बहुत कामयाब है। जी। जिन्होंने एक जगह का मुझे पता है, जिन्होंने 8 पौधे लगाए थे सन 92 में, आज वहाँ 4-5 हजार बड़े और छोटे पेड़ और पौधे, वो जंगल बन गया है चंदन का ही। जी। तो जिस तरह से सफेद चंदन की हम बात करें और आपने कहा कि शुष्क जलवायु में ये होता है, और किस तरह की जो है परिस्थितियां, जलवायु परिस्थितियां हैं वो इसके लिए लाभकारी रहती है जिसमें ये अच्छे से पनप सकता है? हमारे यहाँ समर बेल्ट में 2 तरह की बेल्ट्स मिलेंगी पूरे ही। कहीं कोहरा ज़्यादा पड़ता है, जी। कहीं कम पड़ता है। जहाँ कम पड़ता है वहाँ इसकी नेचुरल प्रोपगेशन ज़्यादा है, जी। बीज झड़ेंगे और पौधे के नीचे उगाएंगे और पेड़ बन जाएंगे। और जहाँ कोहरा पड़ता है वहाँ उनको बचाना पड़ता है 1 साल तक। जी। 1 साल बचा लिया, फिर ये सब कुछ झेल लेता है, ठंड भी झेल लेता है, गर्मी भी झेल लेता है। पानी देने की ज़रूरत, कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं, कोई इसको ज़रूरत नहीं है। और इसका एक मैं मुख्य बात बता दूं, ये लंबे समय की वानिकी है। जी। एक पौधा मैंने खुद लगाया था 5 फरवरी 97 को। जी। आज उस पेड़ वो कोई 40 फुट हाइट लिए हुए है, और ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल 8-10 लाख का माल उसमें है आज। जी। अगर मैं कटवा दूं उसको, बेच दूं उसको, तो मेरे बेटे 20 साल बाद फिर काट सकते हैं उसको, बेच सकते हैं। जी। उनके बेटे फिर 20-25 साल बाद काट के, एक ही पेड़ को आप 3 बार काट सकते हैं। तो आप सोच लीजिए भाई 100 साल की क्रॉप है ये। जी। और 3 जनरेशंस को 3 जो है। जनरेशन को एक पौधा। जी। और जितना उसने प्रोपगेट होके और पौधे बन जाएंगे, जी। वो बात अलग है। जी। तो इतनी सस्ती और इतनी अच्छी, तो मेरे ख्याल सेब भी इसके आगे नहीं टिक पाता। जी। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य के साथ उसको देखते रहें और वो बढ़ता जाएगा। और जैसे आपने कहा कि साथ ही साथ प्रोपोगेशन होती जाएगी। अब इसकी प्रोपोगेशन का जो प्रोसेस है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो है ये फैलता जाता है और किस तरह से ये और ज़्यादा अच्छे से पनप सकते हैं। इसकी पहले तो मैं स्थापना की बात कर लूँ। जी। इसको हम 3 तरह से लगा सकते हैं। जी। एक तो आप तैयार पौधे ले आएं। तैयार पौधे हमारे नीयरेस्ट यहाँ करसोग में एक नर्सरी है, शायद भूप राम शर्मा उनका नाम है। वो एक गाड़ी लेके आते हैं पौधे लेकर के, वो चंदन क्रांति उस गाड़ी में लिखा होता है, तो वो भी देते हैं, गांव-गांव में जाते हैं वो। और दूसरा नर्सरी एक नरेश नर्सरी है नालागढ़ में, वो भी चंदन तैयार करते हैं पौधे। और फिर दिल्ली आने जाना भी हमारे यहाँ हिमाचल के लोगों का रहता है। पानीपत के आसपास साइड में 7-8 किलोमीटर पे ग्रौंडा कोई जगह है, जी। ग्रौंडा, वहाँ भी चंदन की नर्सरी थोक में लगाते हैं। और वो क्योंकि ये परजीवी पौधा है, जी। ये बात में रह गया था बोलने जी। को, अकेला नहीं लगता है, ये खेत में भी लगाना होता है, इसको होस्ट प्लांट चाहिए। तो वहाँ मेहंदी का पौधा साथ देते हैं वो होस्ट प्लांट के तौर पे। जी। और हम यहाँ जब लगाते हैं, इसको पनीरी तैयार करते हैं, तो इसके साथ हम अरहर का एक दाना रख देते हैं। अरहर का 1.5 साल तक वो पौधा उसको फीड करता रहता है, ये दूसरे की जड़ से डाइट लेता है। जी। इसलिए इसको मैं तो ये कहूँगा अभी हिमाचल में तो घासनियों में लगाना होता है। जी। घासनियों में चाहे कोई झाड़ी है, चाहे बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ है, तो उससे डाइट ले लेता है, ये अपनी जड़ को वहाँ टैग कर लेता है। तो एक तो ये है भाई रेडी पौधा लिया।
दूसरा ये है कि भी आप बीज ऑनलाइन, बहुत सारी कंपनियां साउथ में ऑनलाइन ये 1500 से 2000 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। जी आप ज़मीन पे पनीरी दो, जैसे आप टमाटर की पनीरी देते हैं ऐसी पनीरी दे दो। जी जब वो 6-8 इंच का हुआ तो उसको आपने लिफाफे में ट्रांसफ़र करना है। तो लिफाफे में जब ट्रांसफ़र करना है तब एक एक अरहर का दाना लगा देना है। फिर उनको आप साल भर पाड़ो, कोई शेड सी बना के, जी और फिर वो बड़े हो जाएंगे तब आप लगा लो जहाँ भी आपने लगाना है। जी और तीसरा तरीका ये है जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कोई यूनिवर्सिटी या दूसरों का नहीं है, जी किया हुआ अनुभव। आप बीज लगा लो और 15-20 मई के आसपास उसको 60-65 डिग्री गर्म पानी में उसकी पोटली बना करके किसी बाल्टी में गर्म पानी में भिगो दो आप। जी और फिर उस पोटली को 2 दिन बाद गोबर का जो हमारा गड़ा होता है, गोबर ताज़ा गर्म होता है, उसमें आप दबा दो। जी 28 दिन तक रखो। 28 दिन बाद आप चेक करो, उसमें अंकुरण के लिए वो तैयार होंगे। तो ये अंकुरण आपका लगभग 10 जुलाई के आसपास तैयार होना चाहिए। जी फिर आप घासनी में वैसे ही बीजों को फेंक दो, जी जैसे आप मक्की बोते हैं जी ऐसे फेंक दो। और वो 50% भी जम गए, क्योंकि जब नेचुरल प्रोपगेशन में एक पक्षी वेट करता है वहाँ वो जम जाता है, उसके ऊपर तो मिट्टी नहीं दी। पेड़ के नीचे सैकड़ों जमे होते हैं, उनको तो किसी ने कोई कुछ जी भी नहीं किया। तो वो सारे के सारे आपकी घासनियों में जम जाएंगे और सैकड़ों कामयाब हो जाएंगे। 2-2,500 बीज होता है 1 किलो में। जी तो एक ये तरीका भी, और सरल है, सस्ता है। जी 2000 रुपये लगा के आप करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं। आपकी 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां बन रही है, तो इससे सस्ता क्या हो सकता है। जी तो अगर हम वर्तमान समय की बात करें, आपके कितने पौधे जो हैं इस समय में चल रहे हैं? मेरे वाला जो गांव है या जी बेल्ट है वो पूरी, वो वहाँ कोहरा बहुत पड़ता है। जी तो हमें पहले साल तो बड़ी मुश्किल से उसको सरवाइव रखना पड़ता है, जी बचाव करना पड़ता है। 1 साल के बाद ज़रूरत नहीं है। जी तो मेरे पास मतलब वो एक पेड़ तो मैं बता रहा हूँ सन 97 का लगा हुआ, तो बहुत जी बड़ा। उसके बाद में लगातार चला हुआ है। तो छोटे बड़े पेड़ मिला के 100 से ऊपर है। अब तो घासनी में नेचुरल भी हो गए, प्राकृतिक भी हो गए, ऐसा जी नहीं है भी वहाँ होंगे ही नहीं, हो गए हैं, हो रहे हैं। तो 100 की तो मेरी नज़र में है, बाकी घासनियों में छिपे होंगे वो अलग है। जी तो इसका प्रोपगेशन इस तरह से होता रहता है कि बीज जो हैं जब वो गिरते रहते हैं तो खुद ब खुद पनपने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में जब वो पौधा जो है खुद पनप कर तैयार होता है, तो क्या उस समय में भी साल भर में उसकी देखभाल करने की नहीं, जरूरत है? उसकी कोई देखने की जरूरत नहीं है। जी उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी खाद पानी किसी भी चीज ना, की जरूरत कुछ नहीं, कुछ नहीं। जी इसको कोई पशु नहीं खाता, जी कोई पशु इसको नुकसान नहीं करता, ना दिन वाला ना रात वाला ना पक्षी, कोई नुकसान नहीं करता इसको। जी तो अगर इनको खेतों की क्यारियों में, और जैसे आपने कहा कि घासनियां जहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है वहां पर भी आप इन्हें लगा अगर दें? आप खेत में लगाते और वहाँ आप प्लोइंग करते रहते हैं, तो जो इसके बीज झड़ेंगे जी 4-5-6 साल बाद बीज बनना शुरू, तो वो तो प्लोइंग में सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो तो जमेगा ही कोई नहीं। जी तो ऐसा प्लोइंग वाले पोर्शन में नहीं लगाना चाहिए। जी तो घासनी ही हमारी, मतलब एक तो हिमाचल में पहले खेतों की कमी है, घासनी ज़्यादा है। जी तो आपके हायर रीचेज में तो बगीचे लगा देते हैं सेबों के। जी हमारे यहाँ तो खाली पड़ी रहती हैं घासनियाँ, तो घासनियों में लगाओ। जी जब हम इसकी आर्थिक मूल्य की बात करते हैं कि इसकी वैल्यू मार्केट में क्या है, तो वो किस प्रकार की है वर्तमान समय में? जैसे आपने कहा कि बहुत जो 3 पीढ़ियां हैं वो इसे लाभ प्राप्त कर सकती हैं और इसका काफी हाई वैल्यू रहती है। वैल्यू का ऐसा ही भी, पहले तो डिपार्टमेंटल परमिशन की ज़रूरत है। जी आप डीएफओ को अप्लाई करो, डीएफओ गवर्नमेंट को स्पेशल परमिशन आएगी, क्योंकि जी जो 54 जड़ी बूटियों की हमारे यहाँ लिस्ट बनी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसमें चंदन नहीं है, जी क्योंकि चंदन मेजर क्रॉप रही नहीं है हिमाचल की। जी तो स्पेशल परमिशन आएगी, फिर वो केस फॉरेस्ट कारपोरेशन को जाएगा और वहाँ से आपके असेसमेंट होगी कि इसमें कितना वैल्यू का माल है। फिर आपका 18-20% जो भी स्टेट का टैक्स है वो कटेगा, वो पैसा जमा हुआ स्टेट ट्रेजरी में, तब आपको परमिट मिलेगा, चाहे आप साउथ में ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ। जी जहाँ तक इसकी वैल्यू की बात है,
तो जो अंदर इसका जैसे खैर में बेदा होता है, बाहर से छिला जाता है, जी तो बेदा जो है ना इसका खैर वो है प्योर चंदन, और पत्थर की तरह भारी होता है वो आजकल 20-22 हज़ार रुपये पर केजी है। और जो छिलका है वो 10-12 हज़ार 1200 रुपये किलो है। जी लेकिन ऐसा अनुमान है कि जितना उसमें वो प्योर निकलता है उतनी ही वैल्यू का द्वयम चंदन निकलता है। बाहर का छिलके को बोलते हैं द्वयम चंदन। जी तो बराबर ही वैल्यू के होते हैं अंदर वाला भी। और 12 साल का पेड़ जो है उसमें करीब 8 किलो प्योर माल बन जाता है। जी और उसके बाद की ग्रोथ में किलो 1.25 किलो पर ईयर के हिसाब से वो बढ़ता रहता है। जी तो आप सस्पेंड लगा सकते हैं। और ये केवल इतना है कि आपको संयम बरतना पड़ेगा। जी आपको वेट पहले ही कटान जो है ना वो उसका 25-30 साल ले लेगी। वैसे हम 12 में भी काट सकते हैं आप, लेकिन 12 में आपको 2-3 लाख रुपए मिलेगा, कोई ज़्यादा जी बात नहीं। अगर 30 साल वेट करते हैं तो आपके मतलब एक शादी का खर्च निकल सकता है, एक छोटा मोटा मकान ही बन सकता है एक ही पेड़ से। जी संयम तो है जी कि आपको पार्ट टाइम कोई और जॉब, इसके भरोसे बैठ के आप 30 साल नहीं। हाँ, जब एक बार कटान शुरू हो गया तो फिर आप करोड़ों में अरबों में हैं। जी। तो जब आप इसको लगा रहे हैं तो आपको संयम रखने की जरूरत है। हाँ, आने संयम वाले समय संयम। में जो है ये हाँ, आपको समृद्ध करेगा। कई कई लोग इसी वजह से मतलब ध्यान नहीं देते भी यार बड़ा टाइम लेगा है। तो मैं खुद बता रहा हूँ भी मैंने 97 में लगाया, जी आज मेरी एज 75 है, लेकिन मेरे पास काटने काबिल मेरी एज में है वो, ये जी मैं काट सकता हूँ आज भी। जी। तो उससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। ऐसे में जब हम निवेश की बात करते हैं कि जब इस पौधे में अगर किसी को लगाने हैं तो कितना हम कह सकते हैं कि निवेश की ज़रूरत रहती है, कितना पैसा जो है वो किसानों को ज़रूरत रह सकती है? अगर बीज से आप लगाते हैं जैसे मैंने बोला छिड़काव जी द्वारा, तो 2,000 रुपये में 1 किलो बीज आ जाएगा। जी उसको जर्मिनेट कीजिए इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ, जी और 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है आपको। फिर आप 2,000 में ही अरबपति बन जाएंगे, पर टाइम तो लगेगा। जी और अगर पौधे लेने आपने, तो जैसे ढलान की वाली घासनियाँ होती हैं, आप घासनी के टॉप में 10 पौधे लगा दो। अगर 200 रुपये का भी पौधा आपको मिलता है आपके घर में आकर के, तो 2,000 रुपये लगा। जी वो 10 पौधे आप बचा लो 1 साल तक। जब वो 4-5 साल में बीज उनका बनना शुरू हो जाएगा तो वो निचली तरफ को जड़ेगा, और आपकी सारी घासनी में 10-15 साल में जंगल बन जाएगा, जी और वही करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाएगी 10 पौधों से ही। जी। तो आप एज अ नर्सरी भी उसको बेच सकते हैं, और अगर आप पौधों को चलने देते हैं तो वो आने वाले समय में आपको लाभ दे सकता हाँ है। हाँ। जी। भार्गव जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि आपके पास बहुत से लोग आते होंगे जो आपसे इसके विषय में सलाह लेते होंगे कि किस तरह से वो इस खेती से जुड़ सकते हैं, तो कैसा रुझान देखते हैं आप अपने आसपास के लोगों का इस खेती के प्रति? मैं आपको एक्चुअल बताऊं, मैं 2003 में असेंबली इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, जी और मेरा मेन मुद्दा ही ये इलेक्शन जीतना नहीं था, जी क्योंकि ना तो मैं कांग्रेस से था ना बीजेपी, इंडिपेंडेंट कितनी वोट थे मुझे पता था जो कुछ होना। लेकिन मैं पूरी कंस्टिट्यूंसी में घर घर में गया, और मैंने एक बुकलेट निकाली जिसमें चंदन और कटहल समर बेल्ट के लिए ये 2 क्रॉप मैंने बोली थी कि किसान को गांव को अगर प्रोस्पेरियस होना है तो वो अपनी ज़मीन के बल पर हो सकता है। जी तो बहुत अवेयरनेस इसके बारे में मैंने पहले ही की हुई थी। जी तो अब लोग इस बारे में मेरे से कांटेक्ट करते हैं। तो पिछले 2-3-4 सालों में तो मैंने साउथ से भी काफ़ी पौधे मंगवा के हज़ारों में लोगों को, किसी ने 100 लगाए, किसी ने 50 लगाए, किसी ने 10 लगाए, किसी ने 20 लगाए। तो इस तरह से मतलब मैं खुद 1-2 बार नर्सरी की, अब मैं खुद नर्सरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एज के हिसाब से अब उतना जोश भी नहीं रहा, उत्साह में भी कमी आती रहती है। जी। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपने कार्य शुरू किया है वो आगे जो अगली पीढ़ी है उन तक भी पहुंचे, वो इस कार्य से जुड़े। हाँ जी, हाँ जी, ये तो मेरे मन में कई दिनों से ऐसी इच्छा जाग रही थी कि मैं 10-20 डिग्री कॉलेजेस में जाऊँ, कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जाऊँ, और वहाँ प्रिंसिपल्स के माध्यम से मैं बच्चों को असेंबल करके अगली पीढ़ी को इस क्रॉप के बारे में समझाऊं, ताकि वो अपने माँ बाप से ये इस तरफ करे, खुद करे,
और इस प्रोस्पेरिटी, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड की क्रॉप है। ऐसा नहीं भी हिमाचल में सब्जी मंडी में टमाटर बहुत आ गया, भाव डाउन हो गया। जी चंदन ऐसी चीज़ नहीं, ये तो इंटरनेशनल लेवल की इसकी खरीद फरोख्त व्यापार होता है। जी तो ये आसानी से इसके भाव गिरते नहीं, कहीं नहीं, चढ़ते ही रहते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि इसकी इंटरनेशनल वैल्यू है, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो इसकी मांग रहती है। ऐसे में जब हम कह सकते हैं इसका प्रसंस्करण अगर यहीं पर हिमाचल में भी इससे शुरू किया जाए तो क्या और ज़्यादा स्वरोजगार के अवसर नहीं मिल सकते हैं यहाँ के अभी तो लोगों के लिए? हिमाचल इस बारे में बहुत पीछे है, जी क्योंकि अभी तक तो यहाँ ऐसा भी कोई आ रहा नहीं है जो द्वयम और शुद्ध चंदन को अलग अलग कर सके। जी अगर हम काटते हैं और हमने बेचना है तो हमें साउथ में कहीं ले जाना पड़ेगा, वहीं एक्सपर्टाइज है इसके इसके विशेषज्ञ वही हमारे यहाँ। तो अभी ये शुरुआत ही समझो आप, अभी तो कटान की भी कहीं नहीं है। हमीरपुर में 1,00,000-1,50,000 पे लग चुके हैं जी बाकी और जगह अभी ना। तो जंगलात ने नर्सरियाँ की, इस बारे में धूमल जी से भी मेरी बात हुई थी, वीरभद्र जी से भी बात हुई थी, कई वीसीज नौनी आ चुके हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो सरकार की तरफ से कोई विशेष ध्यान इस तरफ नहीं गया है जी भी जंगलात की नर्सरियों करो, और तभी हिमाचल इस तरफ सोचेगा जब ये थोक में क्रॉप होगी। अभी इतनी ज़्यादा क्रॉप हमीरपुर में ही है, बाकी जगह नहीं कहीं भी। जी। तो एक शुरुआत हो चुकी है, जैसे आप कह रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है, लोगों में रुझान बढ़ चुका है, वो इसके आर्थिक मूल्यों को समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि वो ये समृद्धि का एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो ऐसे में आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे इस तरह के माध्यम भी खुलते जाएंगे कि एक समय आएगा जब इसका उपयोग जो है, प्रसंस्करण जिस तरह से हम कह सकते हैं, इसे कुछ और प्रसाधन यही बनाए जा सकते हैं। ऐसे में जब हम तकनीक की बात करते हैं कि तकनीक का भी प्रयोग जो है आज के समय में हर क्षेत्र में किया जा रहा है और आपके द्वारा भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि किस तरह से आज के समय में आप कृषि में तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। चंदन में तो जी, जब आप नर्सरीज तैयार करते हैं। हाँ जी, नर्सरी में तो मैंने आपको बताया भी, इसको परजीवी पौधा है, तो जब बीज को हम तैयार करते हैं जी तो उस टाइम भी इसको होस्ट प्लांट चाहिए। जी अरहर मैंने बताया, मटर लगा लो, चना लगा लो, पर अरहर की एज ज़्यादा लंबी है। जी और जब इसको प्रॉपर जगह लगाना है तो उसके आसपास कोई झाड़ी झंकाड़ पेड़ नहीं है, तो फिर भी आपको वहाँ ना कुछ लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ बड़ा होता है, बड़े की कलम लगा दी, जेट्रोफा होता है, जेट्रोफा लगा दी, ताकि उसको डाइट मिलती रहे, क्योंकि वो अगर अकेला रहा, उसको कोई जड़ नहीं मिली, तो वो मर जाएगा। जी। तो ये जरूरी है कि उसके साथ में कोई ना कोई पौधा जरूर होस्ट प्लांट बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ वो ग्राउंडा वाले मेहंदी का वो प्लांट दे रहे हैं साथ, भाई मेहंदी का साथ लगाओ, मेहंदी अलग इनकम दे देगी। जी मेहंदी अलग इनकम दे देगी, चंदन वो तो हर बार पत्तों, मेहंदी तो पत्तों की बनती है, तो वो तो हर साल या 6 महीने में पत्ते देती रहेगी। जी वो शॉर्ट टर्म क्रॉप हो गई, वो लॉन्ग टर्म क्रॉप हो गई। जी। कैलाश जी, आज आप कार्यक्रम में आए और चंदन की खेती से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद सोशल मीडिया ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एक्स हैंडल पे। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।